हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एटम के बारे में। एटम होता क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और साथ ही साथ किन किन लोगों ने जो है इस स्ट्रक्चर को बताने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके अलावा एटम किन चीज़ों से बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एटम शब्द आया कहाँ से है। अगर हम एटम शब्द की बात करें तो एटम शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है एटोमिया, वहाँ से लिया गया है। एटोमिया का मतलब क्या होता है? एटोमिया का मतलब होता है अनकटेबल या अनडिविजिबल। वैसा कोई भी चीज़ जिसको हम काट नहीं सकते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको एटम कहा जा रहा है। एटम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्टवर्ल्ड के द्वारा। ऑस्टवर्ल्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम शब्द का जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इनके अनुसार एटम जो होता है वो किसी भी चीज़ का इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ठीक है, अब ये किसी भी चीज़ का मतलब क्या है? देखिए, हमारे आसपास बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनको हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? तो मैटर वैसा चीज़ जिसके पास अपना कुछ वजन हो और उसमें कुछ जगह छेका हुआ है तो उसको मैटर कहेंगे। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है ये कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों को मिला के बना हुआ है? तो मैटर जो है ये छोटे छोटे कणों को मिला के बना हुआ है। यही जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको एटम कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटम क्या है? तो एटम जो है वो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा कण है। जैसे मान लीजिए अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट, बालू, जो भी ये सब मिलाया जा रहा है। अब इसमें सबसे छोटा कण क्या है? हम ईंटें जो हैं पूरे ईंटे को जोड़ते हैं तो पूरा हमारा जो घर तैयार होता है। तो ईंटा जो है वो सबसे छोटा कण हो गया। तो एक तरीके क्या हो गया, घर बनाने के लिए एटम क्या रूप क्या है यहाँ पे? ईंटा। तो इसे बात किया जाए तो एटम क्या है? तो किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम एटम कहते हैं। एटम के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है डाल्टन के द्वारा। डाल्टन ने क्या बोला? जॉन डाल्टन की बात करें तो 1808 में जो है जॉन डाल्टन ने जो है बताया कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। एटम जो होता है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। उसके अलावा एटम जो होता है ये हमेशा कंबाइन करता है इन फिक्स्ड होल रेशियो। मतलब जब भी दो एटम आपस में मिलेगा तो ये फिक्स्ड होल नंबर के रेशियो मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है H2O वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसे बात किया जाए अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है। रेशियो क्या है? 1:3। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमेशा कंबाइन करते हैं फिक्स होल नंबर के रेशियो में। ओके, और अगर मान लो कोई एक एटम है, कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम। अब सोडियम बहुत सारे एटम को मिला के बना होगा। तो अगर हम यहाँ पे सारे एटम्स को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एक आइडेंटिकल एलिमेंट में उसके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करेंगी। मतलब जो सोडियम एटम है, सोडियम एलिमेंट है, ये एलिमेंट बना होगा बहुत सारे एटम से, सोडियम एटम से। अब ये जो सोडियम एटम है ना, इसका और इसका, इन दोनों का प्रॉपर्टी आपस में कैसा होगा? इसकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी ये शो करेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, एक तरफ सोडियम, दूसरी तरफ आयरन, तो हम क्या देखेंगे? दोनों के जो एटम्स होंगे, सोडियम का एटम और आयरन का एटम, दोनों की प्रॉपर्टी जो है अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये सब बातें जो है जॉन डाल्टन ने बताई। क्या? एटम जो होता है किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और ये जो है इनडिविजिबल है, इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है एटम्स आपस में कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाने के लिए, किस चीज़ में? फिक्स होल रेशियो में। याद रखना कि जो रेशियो आएगा ये हमेशा होल नंबर का ही रेशियो रहेगा, ये कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल के रूप में नहीं आएगा। ओके, उसके अलावा जो है अगर सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होगी। ओके, तो ये सब बातें जो है जॉन डाल्टन ने दी। बट आगे जाके क्या पता चला? आगे जाके पता चला कि ऐसा नहीं है कि हम एटम को और नहीं तोड़ सकते हैं। आगे जाके हमने देखा कि एटम को जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, फर्दर तोड़ा जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? तो अगर हम एटम को देखें तो हम क्या देखेंगे? एटम में जो है और 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
एटम जो खुद इन तीनों को मिला के बना हुआ है, मतलब हम एटम को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, एटम को जो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंदर भी जो है कुछ पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स को कहा जा रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम देखते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है अपना सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है ये है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि जब सोल्यूशन से, माइकल फैराडे ने 1830s के समय क्या देखा कि जब सोल्यूशन में हम बिजली पास करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हम करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने 1850 में एक एक्सपेरिमेंट किया, माइकल फैराडे ने जो है 1850 में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड इनका एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, इससे क्या पता चलेगा ये देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक ग्लास का चैम्बर लिया, ये क्या है, ये है ग्लास चैम्बर। इस ग्लास चैम्बर में जो है इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स का मतलब दो मेटल प्लेट, दो रॉड को जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया, ठीक है। ग्लास चैम्बर के अंदर जो है दो रॉड डाल दिया गया और इन दो रॉड्स को जो है बिजली से जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। क्या होगा, ये है पॉजिटिव पोल, बड़ा वाला पोल पॉजिटिव पोल और इधर हो गया नेगेटिव पोल। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसको कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसको कहते हैं एनोड, ठीक है। तो उन्होंने ग्लास चैम्बर लिया, दो रॉड्स डाल दिए, दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। जो पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसको एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड बोलेंगे। और इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ गैस भर दिया, लेकिन पहले वैक्यूम क्रिएट कर दिया एकदम से, लो प्रेशर रीजन जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। ग्लास के अंदर जो है क्या किया जा रहा है, लो प्रेशर रीजन। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, अगर हम लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज देंगे, जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज दिया जाएगा यहाँ पर तो क्या देखा जा रहा है, देखा ये जाता है कि यहाँ से जो है कुछ एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स जो है निकलेगा, कैथोड की साइड से जो है कुछ पार्टिकल्स निकलेगा। अब देखिए ये पार्टिकल्स हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो फिर ये नहीं कैसे दिखा होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड है, एनोड साइड जो है एक स्क्रीन लगा दी, एनोड साइड जो है एक स्क्रीन लगा दिया और ये जो स्क्रीन है ये किस चीज का था, ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड का है। जिंक सल्फाइड से जब ये पार्टिकल्स टकराएंगे, यहाँ जो पार्टिकल्स निकले हैं वो पार्टिकल्स जब जिंक सल्फाइड से टकराएंगे तब जिंक सल्फाइड जो है ये शाइन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि हाँ इधर से कुछ पार्टिकल्स निकल रहा है और ये पार्टिकल जो है इधर टकरा रहा है जिंक सल्फाइड से, तो ये शाइन कर रहा है जिंक सल्फाइड, तो कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। उसके अलावा मान लो अगर हम यहाँ पे कुछ रख भी दें, ठीक है, तो उसके शेडो भी जो परफेक्टली बन रहा है। अगर मान लीजिए इस चैम्बर में हम कुछ भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ रख देते हैं तो उसका शेडो भी देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है शेडो कब बनता है, जब कुछ चीज़ उससे गुजर रहा होगा तभी ना शेडो बन रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसका शेडो भी देखने को मिलेगा। तो ये इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ से जो कुछ किरण निकल रहा है, यही जो किरणें निकल रही हैं, ये जो रेज निकल रहा है, इसको इन्होंने कहा कैथोड रेज, इसको इन्होंने नाम दिया
कैथोड रेज। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कर लिया अपना काम। उसके बाद जो है 1897 इससे आगे कंटिन्यू किया गया जे थॉमसन के द्वारा। ओके, पहले जो माइकल फ्रेड ने अपना कैथोड एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जो जे थॉमसन ने क्या किया कि ये जो पार्टिकल निकल रहा है, ये जो किरणें निकल रही हैं, मान लीजिए इधर आपका जो है कैथोड है और इधर आपका जो है एनोड है, इधर एनोड। ओके, अब इस जो रेज निकलेंगी, इन रेज को ये पास करवा रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। क्या किया, ये जो किरणें निकल रही हैं ना, इस पे जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज, कभी मान लीजिए और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको ये पास करवा रहे हैं किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो है इसको पास करवा रहे हैं। जो किरणें आ रही हैं ना, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ किरणें जा रही हैं, तो ये जो किरणें हैं इसको पास करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो पार्टिकल हैं, इसके कण जो हैं वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। किधर की साइड डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे इन्होंने क्या अंदाजा लगाया, इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो पार्टिकल है या जो किरणें हैं ये किस चीज से बने होंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। जो कैथोड रे है वो किस चीज से बना हुआ है, वो जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इससे यहाँ पे कंफर्म हुआ कि ये जो कैथोड रे जो माइकल फ्राइडे ने कहा है, ये कैथोड रे क्या है, ये कैथोड रे कुछ नहीं है बल्कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है। और इसका चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। हालांकि शुरुआती एक्सपेरिमेंट माइकल फ्राइडे का है, आगे जाके पूरा कंप्लीशन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं जरा इस चार्ज के बारे में। इस चार्ज का जो है माइकल फ्राइडे ने कोशिश किया कि चार्ज बाय मास रेशियो निकालें। इन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने देखा कि हम क्या करें, चार्ज बाय मास रेशियो निकालें। तो इन्होंने कोशिश किया चार्ज बाय मास रेशियो निकालने का। तो क्या देखा गया, चार्ज कितना आ रहा है, तो इसका भी कोशिश करें पता करने का चार्ज। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कितना होता है, तो चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये चार्ज किस में रहेगा, ये चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये चीज़। और साथ ही साथ जो इन्होंने मास बाय चार्ज बाय मास रेशियो भी निकाला। एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है इन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो भी निकाला। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन टी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को एम। तो चार्ज बाय मास रेशियो कितना आता है, तो चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें तो ये आता है 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। तो चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें तो चार्ज बाय मास रेशियो कितना आता है, 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। साथ ही साथ जो है अगर बात किया जाए यहाँ पर मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोलर मास है 0.00054 मोल। तो मोलर मास की बात करें तो मोलर मास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0.05। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे ये जो चार्ज आया मेरी या फिर जो भी मास आएगा वो तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मोलर मास मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास जो है 0.00054 kg पर मोल है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, इसके बाद जो मास निकाला गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये मास नहीं पता कर पाता, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो निकला है मिलिकन्स के द्वारा।
इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोलते हैं वॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस वॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है मिल्टन ने पता किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आता है, तो जो मास आता है वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो मास कितना है, तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 10⁻³ kg। तो ये मास हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो मिल्टन के वॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मास निकल के आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रे की। कैथोड रे क्या है, तो कैथोड रे जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। साथ ही साथ इसका चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज है नेगेटिव का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसके अलावा चार्ज ले मास रेशियो कितना है, तो 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। मोलर मास की बात करें, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन के मास का मास कितना होगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो लगभग 0.054 kg पर मोल के बराबर आता है। और इसका मास निकाला गया मिल्टन के द्वारा। मिल्टन का एक एक्सपेरिमेंट था वॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मास कितना आया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आता है 9.1 10⁻31 kg। ओके, अच्छा देखिए, अगर आप बात करें जो पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे मान लो कोई गैस है, कैथोड रे में अगर हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं लो प्रेशर पे, तो वो गैस पे निर्भर नहीं करता है। कैथोड रे जो है वो नेचर ऑफ गैस पे निर्भर नहीं करेगा। कैथोड रे जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जो भी अगर मान लीजिए कोई गैस यूज किया जाए लो प्रेशर पे, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ आपके पास, तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये जो है कुछ प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रॉन का। ओके, ये चीज़ है। उसके अलावा अगर इसके रिलेटिव मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का अगर रिलेटिव मास की बात करें, रिलेटिव मास मतलब कंपैरिजन टू दी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इसका रिलेटिव मास कितना होता है 1/1857। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन के मुकाबले इसका मास को कंपेयर करते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मुकाबले, मेनली प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं, तो प्रोटॉन के मुकाबले अगर इसको कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन के मुकाबले इसका मास कितना है, तो 1/1857 के बराबर जो है इसका मास है। ओके, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किया गया जे थॉमसन के द्वारा। हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन माइकल फैराडे का भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, किस तरीके से जो है प्रोटॉन की खोज की गई है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, तो प्रोटॉन के जो डिस्कवरर है वो है गोल्डस्टीन। ओके, जैसा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ना, क्या देखा गया, अगर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, देखा ये जाता है कि अगर हम अप्लाई करें दो जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हम देते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या देखिए हमने देखा ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं जिसको हमने कह दिया था एनोड कैथोड। ठीक है, इसको हमने कह दिया कैथोड है और ये एनोड। ओके, तो हमने देखा था कि एनोड से जो कुछ किरणें कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं जब हम बिजली पास करेंगे तब। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर से ही पार्टिकल निकल रहा है, बल्कि इस साइड से भी कुछ कण निकलते हैं। ठीक है, सिर्फ उधर से ही पार्टिकल नहीं निकल रहा है, बल्कि इस साइड से भी जो है कुछ कण निकलते हुए दिखेंगे। असल में दोनों तरफ से ही पार्टिकल्स निकलते हैं जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे दोनों के बीच में। हाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट करेंगे, बैटरी के मुकाबले जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज का बैटरी यूज करोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। तो
सिर्फ कैथोड से नहीं बल्कि इधर से भी किरण निकल रहा है। अब देखो पता करना है कैसे कि इधर से किरण निकल रहा है, तो क्या किया गया, इस कैथोड में कहीं कहीं जो है होल कर दिया गया, ठीक है, और पीछे लगा दिया गया अगेन क्या, जिंक सल्फाइड के प्लेट। ओके तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो क्या देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैथोड से ही किरण निकल रहा है बल्कि एनोड से भी रेज निकलता है। और इस एनोड से रेज को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो कैथोड भी क्या कर दिया गया, थोड़ा थोड़ा जो है होल कर दिया गया, पोर्स कर दिया गया और पीछे लगा दिया गया जिंक सल्फाइड। अब जब यहाँ से रेज गुजरेगा तो राइट से बात है कैथोड रेज पास करते हुए जो है जिंक सल्फाइड पे जाएगा और वहां पर जिंक सल्फाइड जो है शाइन करेगा। तो इस तरीके से पता चला कि सिर्फ यहीं से किरणें नहीं निकल रही हैं बल्कि यहाँ से भी किरणें निकलती हैं। अगेन जब इन किरणों को स्टडी किया गया तो इसको कहा जाता है एनोड रेज। जब एनोड रेज को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया, ये जो एनोड रेज होता है ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इसमें जो हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना मेनली, उस गैस पे ये निर्भर करेगा एनोड रेज। ग्लास चैम्बर के अनुसार जो गैस अंदर जो गैस यूज कर रहे हैं हम लोग उस गैस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो एनोड रेज होता है इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अगेन चार्ज कितना होता है उस पर, तो उस पर चार्ज आता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, जितना इलेक्ट्रॉन पे था। बस फर्क क्या है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा इसके मास की बात किया जाए तो इसका मास कितना होता है, तो मास इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका जो मास होता है 1.672 10⁻⁻27 kg। उसके अलावा अगर इसके मोलर मास की बात करें, ये क्या है, ये है चार्ज और ये उसका मास। और अगर बात करते हैं मोलर मास को लेकर, तो मोलर मास जो होता है इसका कितना है 1। इसका मोलर मास कितना होता है, इसका जो मोलर मास होता है 1 के बराबर आता है, ठीक है, लगभग जो है 1.007 के करीब है इसका मोलर मास होता है। उसके बाद क्या हमारे पास जो है ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ओके चार्ज हो गया, मास हो गया, मोलर मास हो गया, तो ये ओके। अब देखो ये सब हो गया, हमने ढूंढ लिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। बट रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1813 के करीब, तो उन्हें क्या लगता है, सॉरी 1913 करीब जो रदरफोर्ड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी आ रहा है, क्योंकि मास जो है एटम का वो सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो मास को बैलेंस करेगा। हालांकि अभी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आगे जाके जो पता चल सकता है। तो इसी पे जो चार्टविक करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने बेरिलियम को जो है अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड करवाया। चार्टविक ने क्या किया, चार्टविक ने बेरिलियम को जो है अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड करवाया, और जब दोनों अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम को टकराया गया तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है एक नए तरह का पार्टिकल जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जाता है चार्टविक को। क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया है चार्टविक के द्वारा जो किया गया है, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, चार्टविक के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था बेरिलियम के साथ, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम। अब हीलियम में जो है यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो हीलियम को इन्होंने बॉम्बार्ड करवाया, इन्होंने टकराया किसके साथ, इन्होंने टकराया बेरिलियम के साथ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। तो हीलियम और बेरिलियम जब आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या देखते हैं, इनको मिलता है कार्बन और साथ ही साथ जो है एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास जो है कोई प्रोटॉन वगैरह नहीं है, बस मास है। क्या है ये है न्यूट्रॉन, ठीक है। इनको क्या मिल रहा है,
जब हीलियम को बम्बार्ड करें बेरिलियम के साथ, तो इनको कार्बन और न्यूट्रॉन मिला। देखो अगर यहाँ पे देखें बैलेंस करें तो 2 4 और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हीलियम का जो मास है अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बात करें तो हीलियम का मास कितना है, तो हीलियम का मास है 4 और बेरिलियम का होता है 9, ये हो गया 12। तो ये जाए बस यहाँ पे क्या दोगे, हीलियम को जब बम्बार्ड करवाते हैं टकराते हैं बेरिलियम के साथ, तो इनको जो है न्यूट्रॉन मिलता है, तो यहाँ से जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ओके, किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा, ओके। अब बात करते हैं मेनली इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, तो अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, 0, मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल है, चार्ज इस पर कोई नहीं है, ये न्यूट्रल है। उसके अलावा मास की बात करें, मास कितना है, तो मास जो है न्यूट्रॉन का ये है 1.675 10⁻⁻² kg, लगभग जितना प्रोटॉन का मास है उससे थोड़ा हैवी है, बस हल्का सा, दोनों बराबर ही हैं। उसके बाद बात करें मोलर मास को लेकर, इसका मोलर मास कितना है, तो मोलर मास जो आता है ये है 1.008, लगभग जो है 1 मोल के बराबर, मोलर मास जो है 1.008 जो है 1 मोल के बराबर जो है इसका मोलर मास आता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी होती है, ओके। इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बताने की कोशिश किया कि एटम किस तरीके का होता है। सबसे पहले व्यक्ति जो आते हैं वो है थॉमसन। अगेन थॉमसन जो है ये एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इनके अनुसार बात करें तो एटम कैसा है, थॉमसन के अनुसार एटम जो होता है इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच में जो है कहीं कहीं जो है नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इनके अनुसार क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में कहीं कहीं जो है न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर कंपेयर करें तो इनके मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को जो है वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो जैसे कि तरबूज में जो फल होता है रेड कलर का, वो बोल रहे हैं प्रोटॉन है, तो जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक और बात ये क्या कहते हैं, एक और बात ये कह रहे हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है किसी भी चीज़ में। तो एक तरीके से ये न्यूट्रलिटी को तो बता रहे हैं कि ये एटम न्यूट्रल रहेगा, बट आगे जाके जब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं तो इन्होंने जो एक स्ट्रक्चर दिया कि भाई प्रोटॉन पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आगे के जो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें इनका जो एटम का स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया, और इस कारण जो है थॉमसन का जो मॉडल है वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और साथ ही साथ जो है बोर और क्वांटम मॉडल्स के बारे में भी जानकारी लेंगे।